गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सादिया और आप सबका वेलकम है आपकी फेवरेट क्लास बायो इनसाइट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ये हमारे बॉडी में ये कैसे वर्क करता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हम इसके बारे में हर चीज़ जानेंगे। लेकिन अगर आप मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, अगर आप ये लेक्चर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले एक काम कीजिए, आप इस टॉपिक के आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आप आई बटन में जा सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के नाम पे नेम प्रेस करके आप चाहे तो प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। 3 तरह से आप वीडियोस मिल सकता है। और वीडियो नंबर 1 से आप देखिए, मतलब कि लाइफ प्रोसेस के इसके पहले भी जो टॉपिक्स थे उसके वीडियोस दे रखे हैं। अगर आप उससे पढ़ते आइएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पहले जाइए, पहले आप लेक्चर 1 से देखते हुए आइए तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, लेकिन आप चाहते हैं इसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फिर भी समझ में आएगा, लेकिन फिर भी वहाँ से पढ़िएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली कुछ नहीं, जैसे कि आप व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स का यूज़ करते हैं चीज़ों को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेट करना। जैसे मान लीजिए आपका एक कपड़े का शॉप है, आपको अपने कपड़े का दुकान के लिए कपड़े मंगवाना है। मान लिया आपने कपड़ा मुंबई से मंगवाते हो, दिल्ली से मंगवाते हो, फिर बाहर से, इंडिया के कहीं बाहर से मंगवाते हो, तो क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट से सामान मंगवाओगे उसे कि खुद जाओगे पैदल चल करके? नहीं ना। तो मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्ट क्या करता है, चीज़ों को यहाँ से वहाँ हम उसको ट्रैवल करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हीकल्स। वो व्हीकल्स हमारा कौन सा हो सकता है? एरोप्लेन हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, बाइक हो सकता है, बाइसाइकिल हो सकता है, या फिर हम खुद भी हो सकते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम किसे ट्रांसपोर्ट करता है? ये बेसिकली फूड को, ऑक्सीजन को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, ये सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए कि मान लीजिए एक सेल में आपके सेल ए है, इसमें ग्लूकोज बना, ठीक है, मतलब कि ग्लूकोज से मान लेते इसमें एक प्रोटीन बना, ठीक है। अब इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे नेक्स्ट सेल को है, मतलब प्रोटीन ए जो था, बेसिकली सेल ए जो था, इसने एक प्रोटीन बनाया। ओके, अब इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे सेल बी को है। तो अब ये प्रोटीन यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा? किसी चीज़ के थ्रू तो जाएगा ना। जिस चीज़ के थ्रू जाएगा वो हमारा बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे भाई यहाँ पे प्रोटीन का यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जैसे आपने जस्ट देखा कि हमारी हर एक सेल हर एक चीज़ नहीं बनाती है, कुछ चीज़ें उसको किसी और से लेनी पड़ती है अपनी काम करने के लिए। तो वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आपने जस्ट देखा कि आपने क्या देखा था डाइजेस्ट सिस्टम में, कि आपने फूड को डाइजेस्ट किया, ठीक है, वो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से विलाई में वो ब्लड में गया, अब ब्लड उसको लेकर के फिर डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ में और सेल्स में लेकर गया। तो आप जस्ट देखिए अभी यहाँ पे ब्लड क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्लड नहीं होता तो सोचिए कि हमारा जो सेल भूखा था, जो हमारा टिश्यू भूखा था, उसे जो ग्लूकोज चाहिए था वो ग्लूकोज तो नहीं मिल पाता ना उसे, अगर हमारा ब्लड उसे लेके नहीं जाता। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है यहाँ पे ब्लड। तो बेसिकली ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। इस तरह से हमारे हार्मोन्स भी ब्लड में ही डायरेक्टली जाते हैं। हम जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो भी पहले ब्लड में जाता है, और ब्लड के बाद फिर वो सेल्स में जाता है। तो ऐसे काम होते हैं। तो बेसिकली जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, बेसिकली वो 3 चीज़ से मिलकर वो बना होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा हार्ट को पता है क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन। अच्छा, आप लोग का हार्ट धक धक करता है, धक 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 आवाज़ कर रहा है, कर ही रहा होगा। थोड़ा दौड़िए एक बार ज़ोर से, देखिए धक धक कैसे आवाज़ करता है आपका हार्ट। ठीक, किसी को देख के धक धक करता है तो वो अलग हो जाएगा, फिर नहीं बैठे बैठे धक धक कर रहा है तो फिर वो अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब हार्ट क्या होता है, ये धक धक क्यों कर रहा है? बेसिकली ये खुद को पुश कर रहा है, ठीक है। तो इसी को पुश करने पे इसके वॉल्व बेसिकली खुलते हैं। अब कहोगे मैम इतना लंबा क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पता है जिसको आप धक धक कहते हो, धक धक एक गाना भी है, सुना ही होगा, धक धक करने लगा एक सॉन्ग है। तो बेसिकली इस धक धक की जगह आप लब डब कहीं को ज़्यादा अच्छा होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे साउंड जो हमारी हार्ट साउंड होते हैं उसको हम लब और डब बोलते हैं, ठीक है। तो लब डब बोलते हैं हार्ट साउंड को, तो धक धक जो है हिंदी में बोलते हैं। और लब डब किसको बोलते हैं? लब डब मेडिकल टर्म में से हम लब डब कहते हैं। ओके, तो ये साउंड क्यों आ पा रही है? बेसिकली हमारे हार्ट में कुछ वॉल्व्स होते हैं, कुछ ढक्कन होते हैं, उसके खुलने और बंद करने पे ये आवाज़ आती है, तो उसी वजह से हमें हार्ट बीट सुनाई आती है। खैर हम इसकी बात करेंगे। तो बेसिकली हार्ट करता क्या है? हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन ही है, ये बिल्कुल मोटर की तरह काम करता है। मान लीजिए आपके घर में एक टंकी लगी हुई है,
ठीक है, एक टंकी लगी हुई है, उस टंकी में जाना है आपको पानी। तो वो टंकी का पानी कैसे जाएगा? तो हमारा हार्ट क्या करेगा? हमारा बेसिकली हार्ट क्या करेगा? हार्ट तो नहीं, बेसिकली हम मोटर काम करेगा। ठीक है, तो मोटर क्या करेगा? मोटर ज़मीन से पानी खींचेगा और ये पानी को फिर टंकी में ले आकर के वो भर देगा, करेगा। सेम वैसे ही क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है इसके अंदर बेसिकली ब्लड भरा हुआ होता है, ब्लड भरा हुआ होता है। जैसे ही हार्ट एक बार पंप करता है, प्रेस करता है, तो अपने प्रेशर से ये अपना ब्लड जो है बेसिकली अपने आउटा के थ्रू, अपनी डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू बेसिकली ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई कर देता है। तो समझ में आए, बेसिकली हमारा हार्ट जो होता है एक तरह से हमारे मोटर का काम करता है। ओके, चलो ठीक है। दूसरा होता है क्या कि हमारे पास इसके पास ना, हार्ट के पास मैंने कहा था कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, उसी के थ्रू हार्ट से ब्लड जाता है दूसरे ऑर्गन्स में। ठीक है, तो उस ब्लड वेसल्स को पता है क्या बोलते हैं? उस ब्लड वेसल्स बेसिकली 3 तरह के हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स बेसिकली बिल्कुल एक ट्यूब की तरह होते हैं। जैसे मोटर में डिफरेंट ट्यूब्स लगे होते हैं जो हमारे टंकी तक पानी पहुंचाता है, उस तरह से हमारी हार्ट एक मोटर है जिसमें क्या है, बहुत सारे ट्यूब्स लगे हुए हैं। और ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? उस ट्यूब को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या होता है? BLOD, ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ओके, चलो। तो बेसिकली ब्लड वेसल्स 3 तरह का होता है। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन और एक होता है कैपिलरी। अच्छा, आपको देखना है आर्टरी, वेन, कैपिलरी को। सबसे पहली बात तो ये, इसका एनिमेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। उसमें आपको मैं जितनी भी हार्ट के एनिमेशंस, आर्टरीज के एनिमेशंस, हार्ट हमारा पंप कैसे करता है, हमारे हार्ट में कौन कौन सी आर्टरीज कहाँ कहाँ पे जाती हैं, हम ये सब की बात करेंगे। लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेशन देखेंगे तो हमें और भी मज़ा आएगा। अभी समझ लीजिए, बेसिकली आप अभी बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आर्टरीज वेन्स आपको देखने हैं तो अपना भाई हाथ देखिए, अपने फिंगर्स के जस्ट नीचे देखिए। ठीक है, अपने हाथ को बेसिकली उल्टा रखिए, मतलब कि सामने से देखिए, नेल्स की तरफ से अपने हाथ को देखिए और देखिएगा वहाँ पे आपको कुछ ग्रीन कलर का ट्यूब्स नज़र आ रहे हैं, पाइप नज़र आ रहे हैं, जिसको हम हिंदी में नस भी कहते हैं। मम्मा बोलती है ना, देखो उसका नस कितना निकल गया है, बहुत दुबला हो गया है, खाना खाओ, तुम खाना टाइम पे नहीं खाते हो। बेसिकली वो हमारा नस क्या है? वो हमारा वेन है। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी पल्स चेक करते हैं, हमारे हाथ को पकड़ के, हमारी बेसिकली रिस्ट को पकड़ के क्या करते हैं, वो वहाँ पे पल्स चेक करते हैं। तो पल्स कहाँ से वो चेक करते हैं? वो आर्टरी से चेक करते हैं। तो हमारे पास आर्टरीज भी होते हैं, वेन्स भी होते हैं। अब कहोगे आर्टरी वेन तो समझ गए, आपने एक और नाम लिया था कैपिलरी। अब ये कैपिलरी क्या होता है? कुछ कैपिलरी कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखो। देखो क्या होता है कि बेसिकली ये हमारा, मान लेते हैं वेन है, जो वेन निकल गया था, मम्मी से आपने बहुत डांट सुना था, तो वेन में हमारे ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब वेन इतना मोटा है, ये डिफरेंट सेल्स में तो घुस नहीं सकता है, बेसिकली ये एक बड़ा सा ऑर्गन है। ठीक है, अब वेन तो इस ऑर्गन में घुस नहीं सकता है, बोले अगर तुम बहुत मोटे हो, हटो यहाँ से, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो क्या करेगा? अब हमारे टिश्यू को तो चाहिए ना खाना पीना, उसको भी सप्लाई चाहिए ना फूड का, तो क्या करेगा? बेसिकली जो वेन होता है ये अपने आप को पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड कर देगा। तो बेसिकली ये मोटा ट्यूब खुद को पतले ट्यूब में डिवाइड कर दिया, तो क्या बोलेंगे? पहले ये वेन था, अब ये क्या बन गया? अब ये कैपिलरी बन गया। अब ये क्या बन गया? अब ये कैपिलरी बन गया। एक मिनट, अब ये कैपिलरी बन गया। ओके, चलो, तो अब वो कैपिलरी बन गया, ये जो हमारा वेन था अब ये कैपिलरी बन गया। अब ये कैपिलरी के बाद फिर मोटा सा बन जाएगा और हमारे ऑर्गन से बाहर निकल जाएगा। तो अब ये क्या बन गया? अब ये बेसिकली उल्टा हो गया, पहले ये आर्टरी था, आर्टरी से कैपिलरी बना और कैपिलरी से वेन बनेगा। अब कहोगे आर्टरी से कैसे बनेगा? तो एक काम करते हैं, अगर आपको ये अच्छे से जानना है तो फिर आप कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए आपको या तो मैं कोई एनिमेशन दिखा दूंगी या फिर मैं आपको एक कॉपी पेपर पे मैं आपको एक बेसिकली जो मेरी पहले की वीडियोस थी मैं वैसी बना के मैं आपको बता दूंगी। ओके, मतलब जैसे बोर्ड पे कैसे पढ़ाते हैं क्लास में, वैसी वाली एक मैं वीडियो बना दूंगी। आप पर इसके लिए कमेंट करना मुझे, ठीक है? लेकिन अगर समझ जाओगे तो फिर बदमाशी मत करना। ओके, चलो, समझ में आ गया कैसा होता है आर्टरीज वेन? कुछ नहीं, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिसका काम होता है ब्लड को फ्लो करना। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं ब्लड भी होता है, लिम्फ भी होता है। ब्लड को तो जानते ही, आपके हाथ कटती है, रेड कलर का कुछ निकलता है, दैट इज द ब्लड। ओके, अब लिम्फ क्या होता है? ये ब्लड के अंदर ही इसके पास कुछ रहता है सामान, ठीक है, उसको लिम्फ बोलते हैं। अब क्या रहता है उसको हम आगे देखते हैं। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं, लेट्स सी।
ओके, बेसिकली अब पहले हम ब्लड की बात करते हैं। देखो, ब्लड को ना हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू? अब देखो, यहाँ पे 2 सेल्स थे, इस सेल ने प्रोटीन बनाया, अब इस सेल को चाहिए, कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। कनेक्ट कर दिया दोनों को, यहाँ का सामान यहाँ पहुँचाया, कनेक्ट किया। चलो फिर से एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मान लो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज है, ओके, ब्लड के पास ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज हमारे एक सेल को चाहिए, उसको भूख लगी हुई है, तो यहाँ से यहाँ कौन लेके जाएगा? फिर ब्लड के थ्रू जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन है, मतलब ब्लड के पास क्या है? ऑक्सीजन है। अब फिर किसी सेल को, किसी टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, कौन लेके जाएगा? अगेन ब्लड लेके जाएगा। तो अंडरस्टैंड ना कैसे ब्लड चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसको ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? एक सेल को बोलते हैं सेल, बहुत सारे सेल्स साथ में मिल जाते हैं और एक ही काम करते हैं, उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। क्लियर? ओके, चलिए, तो ब्लड बेसिकली हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है सॉलिड पोर्शन, ये बहुत ही सख्त होता है, ओके, उसको बोलते हैं हम सॉलिड पोर्शन, और एक होता है लिक्विड वाला पोर्शन। तो मान लीजिए एक बॉटल है जिसमें बहुत कुछ सॉलिड वाले पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ओके, और उसमें हमने क्या किया? हमने कुछ पानी डाल दिया। मतलब मान लीजिए एक बॉटल है जिसमें कुछ डिफरेंट कलर्स के बॉल हैं। ठीक है, इस बॉल में हमने क्या किया? हमने उस बॉल में तो नहीं, बेसिकली उस बॉल वाले ग्लास में हमने पानी भर दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा ब्लड हो गया। बोलेगा अच्छा ब्लड ऐसे बनता है? ऐसे नहीं बनता है, लेकिन ब्लड में ऐसी 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक सॉलिड होती हैं और एक लिक्विड होती हैं। ओके, चलिए, तो बेसिकली पता है सॉलिड पार्ट कितना होता है? तो सॉलिड पार्ट सिर्फ हमारा 45% ब्लड में हमारे सॉलिड पोर्शन होता है। लिक्विड कितना होता है? लिक्विड सिर्फ 55% होता है। अच्छा, सॉलिड वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स बोल सकते हैं, ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। ओके, प्लाज्मा वाले को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा वाले को प्लाज्मा ही बोलते हैं बेसिकली। प्लाज्मा वाला जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। किसकी मम्मा? प्लाज्मा। ओके, चलो समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, जो हमारी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। मतलब ये आगे जाने के बाद फिर इसके 3 बच्चे होंगे। ठीक है, एक बनेगा आरबीसी, एक बनेगा डब्ल्यूबीसी, एक बनेगा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सॉलिड पापा के 3 महान बच्चे। ठीक है, कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करेगा? आरबीसी जो है बेसिकली इसका काम होगा कि ये O2 को, ऑक्सीजन को, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली यहाँ से वहाँ ट्रैवल करवाना। मतलब कि ये अब आरबीसी जो होता है अपने पास कभी O2 रखता है, कभी CO2 रखता है, कभी ये, देखो मैं बताती हूँ एक तरह से सब समझ में आएगा। ये मान लो ये आरबीसी है जो डंबल शेप का होता है। हाँ, आरबीसी का शेप क्या होता है? डंबल शेप का होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है। ठीक है, आरबीसी के पास यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हमारी टिश्यू है जो कि भूखी है। ठीक है, टिश्यू हमारी भूखी है, अब इसको ऑक्सीजन चाहिए। टिश्यू रो रही है, प्लीज़ मेरे को ऑक्सीजन दे देना। ठीक है, टिश्यू बहुत सैड है, रो रही है कि मेरे को ऑक्सीजन दे देना। तो क्या करेगा? तो आरबीसी बहुत महान है, आरबीसी इसका ऑक्सीजन इसे, मतलब कि अपना ऑक्सीजन ये टिश्यू को दे देगा। और टिश्यू बोलेगा कि सुन भाई मेरे पास कुछ कचरा ही पड़ा हुआ है, CO2 पड़ा हुआ है, उसको भी ले जा। तो आरबीसी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो ये CO2 को अपने पास रख लेगा। तो देखिए कैसे आरबीसी जो है हमारा O2 को और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करता है। अच्छा, आपको पता है जो हमारी आरबीसी होती है उसके पास एक पिगमेंट होता है। क्या बोलते हैं उस पिगमेंट को? हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको? हीमोग्लोबिन। आपको पता है आपका ब्लड रेड क्यों दिखता है? डू यू नो? आपका जब हाथ कटता है तो ब्लड का कलर कौन सा होता है? पिंक होता है क्या? पिंक, ग्रीन, पर्पल ये सब कलर्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कौन से कलर्स होते हैं? रेड कलर होते हैं। रेड कलर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। ठीक है, और आरबीसी के परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है जितनी भी ब्लड सेल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। ओके, तो इसीलिए भी इसके नंबर भी ज़्यादा हैं। ये लाल कलर का है तो इसीलिए ये अपने आप को ज़्यादा शो कर पाता है और इसलिए हमारा ब्लड रेड दिखता है। अंडरस्टैंड? नीचे लिखा हुआ है सब। ओके, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी ना पापा का सबसे ज़्यादा
कैसा औलाद है? सबसे ज़्यादा फाइटर औलाद है। मान लो तो ये हमारे बॉडी की आर्मी है। जैसे कैसे बॉर्डर्स पे आर्मीज़ होते हैं जो हमारे देश को बहुत सारे खतरों से बचाते हैं ना, कि ऐसा ना कि कहीं बाहरी कोई दुश्मन आए हमारे देश पे अटैक करे तो वो हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं हमारे देश के लिए। उस तरह से हमारे बॉडी में WBC होते हैं जो हमारे बॉडी को डिफरेंट जर्म से, डिफरेंट बैक्टीरिया से, डिफरेंट वायरस से बचाता है। और जैसे ही मान लो वायरस आया, ठीक है, वायरस आया, बैक्टीरिया आया या फिर कोई और जर्म्स आ गए, WBC आता है पूरा सेना को लेकर के और सबको खा जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ मान लो यहाँ पे एक दुश्मन है, यहाँ पे एक दुश्मन बैक्टीरिया है, दांत निकाल के हंस रहा है। ठीक है, दुश्मन बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा WBC है। ठीक है, WBC बोलेगा अच्छा तो तुम मेरे बॉडी को नुकसान पहुँचाने आए हो। ठीक है, तुम मेरे देश को नुकसान पहुँचाने आए हो, मैं तो तुम्हें खा ही जाऊँगा। तो फिर ये इसे खा जाएगा। समझ में आया? तो कैसे जो हमारा WBC बैक्टीरिया को, वायरस को, जर्म्स को, सबको खा जाता है। तो इस तरह से WBC जो होता है हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, इनगल्फ कर लेता है जर्म्स को। इनगल्फ मतलब होता है घोट लेना, ये जर्म्स को इनगल्फ कर लेता है और बदले में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। देखो एंटीबॉडी क्या होता है ये आप मत जानो, इतना जानो बेसिकली ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक चीज़ है एंटीबॉडी। ठीक है, ये आपको नहीं जानना है, लेकिन फिर भी जानने का मन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी। ओके, चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड पोर्शन की। ठीक है, अब ब्लड में जो लिक्विड, सॉरी प्लेटलेट्स तो बच ही गया, जा पापा के तीसरे बेटा जिसको तुम छोड़ ही दिए थे, प्लेटलेट्स। देखो अब बेसिकली ब्लड प्लेटलेट्स होता क्या है? देखो ब्लड प्लेटलेट्स कुछ और नहीं होता है, बेसिकली इसका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। मतलब कि एक पापा का ऐसा बेटा है इसका काम क्या हो, इसका काम होता है कि हमारे जो छोटे मोटे जो हमारे बिल्डिंग टूट गए हैं या चीज़ें कुछ ख़राब हो गई है तो उसको हम ठीक कर दें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप क्या हुआ, आप मतलब चल रहे थे, आप नहीं, आपको क्यों हो, आपका दुश्मन है, आपका जिससे आप बहुत नफरत करते हो। ठीक है, चलो वो ने कहीं जा रहा था, जाते जाते क्या हो गया, मतलब उसका हाथ ना किसी ब्लेड पे लग गया। मतलब मान लो वो कुछ कर रहा होगा ब्लेड से, चलो ठीक, वो कुछ ब्लेड से कुछ कर रहा था। ठीक है, ब्लेड से अपना वो नेल्स कटिंग कर रहा था। देखो बताओ, तो कटिंग करते करते क्या हुआ, हाथ में से उसकी जो बेसिकली स्किन कट गई और वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। तो अब जो उसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो गया तो क्या हुआ, 1 साल तक ब्लीडिंग वहाँ से होता रहेगा, वो ब्लड रुकेगा नहीं। बोलोगे कैसा बोल रही हो, तो 2 मिनट के बाद ही ब्लड रुक जाएगा। सेम वैसे ही तो क्या होता है कि 2 मिनट के बाद जो हमारे जो कहीं पे कट जाता है वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है ना, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। वो ब्लीडिंग क्यों स्टॉप हो जाती है, तो वो ब्लीडिंग इसलिए स्टॉप हो जाती है क्योंकि मान लो कि ये आपका हाथ था, स्किन था, यहाँ पे कटिंग लगा तो आपके ब्लड में ना यहाँ पे प्लेटलेट्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स 4 पे निकले हैं। उसने देखा अरे यहाँ पे तो कटिंग हो गया है, यहाँ पे तो ज़रूरत है, अगर कोई इसको नहीं रोकेगा, इस रास्ते को जाम नहीं करेगा तो क्या होगा, पूरे बॉडी से ब्लड बाहर निकल जाएगी और डेथ हो जाएगी इस बॉडी की। तो क्या करता है, हमें बचाने के लिए जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं वो सब आके यहाँ पे चिपक जाते हैं। मतलब कि एक प्लेटलेट्स आया, उसने एक और को बुलाया, उसने एक और को बुलाया, बेसिकली एक पूरी फौज होती है तो यहाँ पे आकर के बेसिकली चिपक जाती है। ठीक है, चिपक जाती है और फाइनली क्या होता है, एक नेटवर्क बना लेती है और हमारा ब्लड क्लॉट करना रुक जाता है। मतलब कि हमारा ब्लीडिंग होना वो रुक जाता है और हमारा ब्लड बेसिकली वहाँ पे क्लॉट हो जाता है। ठीक है, पता है प्लेटलेट्स कैसे, प्लेटलेट्स यहाँ पे आने के पता है प्लेटलेट्स मर जाती है, बेसिकली वो यहाँ पे आके अपना जान दे देती है। तो सोचो, थैंक्स टू प्लेटलेट्स को थैंक यू बोलो, वो आपका जान दे करके, अपने जान दे के वो आप लोग को बचाती है, हमें बचाती है। ओके, चलो हम प्लेटलेट समझ गए क्या होता है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है प्लेटलेट्स की बेसिकली कमी हो जाती है तो फिर उनको कहीं भी कटिंग होता है छोटा मोटा भी तो फिर जल्दी वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं डिजीज़ की बात कर नहीं रही थी, कुछ लोग को इसकी कमी की वजह से डिजीज़ भी हो जाती है। किसी भी चीज़ की कमी होगी, RBC कम होगा, WBC कम होगा, जो भी कम होगा उसकी वजह से डिजीज़ होगी, ज़्यादा हो जाएगा तो भी डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलो हम समझ गए ब्लड कॉर्पसेल्स क्या होते हैं। अब जानते हैं ब्लड में जो पानी था वो क्या होता है। तो बेसिकली ब्लड में पानी कितने % होते हैं, 45%। फिर गलती बोल दिया, कितना % होते हैं, 55% होते, याद रखा करो। ठीक है, अब मैंने आपको ये दिख रहा है सुंदर सा, ये क्या दिख रहा है आपको, ये इतना सुंदर सा ये दिख रहा है आपको, लेबलिंग किया हुआ है, इसको अपने आप कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि आपको इतना शॉर्ट में कहीं नहीं मिलेगा, इतना शॉर्ट में और इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ टर्म टू टर्म। ठीक है,
चलो, अब ब्लड में हमारा लिक्विड पोर्शन भी होता है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। चलो, अब प्लाज्मा होता है कैसे, पानी की तरह होता है और येलो कलर का पानी होता है, कहीं कहीं पे लिखा होता है पेल येलो कलर का, मतलब हल्के पीले रंग का ये होता है। पता है इस पानी में क्या होता है, इस पानी में बेसिकली 90% वाटर होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा होता है 93% वाटर होता है, ठीक है। तो 90 से 93% प्लाज्मा में पानी होता है और 6 to 8%, तो कहीं कहीं पे 8 to 10% क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। ओके, तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में पानी होता है और प्रोटीन होता है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो इसके पास एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। इस प्रोटीन का नाम याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी आप चाहते हो याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितने तरह के प्रोटीन होते हैं इसमें, बेसिकली 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, तीसरा कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। और कुछ इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मिनरल्स, कुछ मतलब कि स्मॉल स्मॉल आयंस वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। वो इतने कम होते हैं ना कि उसको हम इसमें ऐड ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ सब्सटेंस प्लाज्मा में और भी आयंस वगैरह भी होते हैं, कुछ और केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन इतने कम होते हैं इसके वजह से उसका नाम हम मेंशन ही नहीं करते हैं। ओके, समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें आगे लिम्फ की। अब लिम्फ क्या होता है, अब बताओ। लिम्फ देखो क्या होता है कि हमारी जो जितनी भी हमारी पूरी जो सेल्स है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेल्स ना मतलब हमारी ब्लड ऐसी नहीं होती कि ब्लड आई और इस सेल्स पे पूरे में गिर गई और ब्लड को टिश्यू मतलब ब्लड को खाना मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, उसको ग्लूकोज मिल गया और ब्लड हमारा बल्ले बल्ले कर रहा है। ऐसा हमारे सेल्स जो है बल्ले बल्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं ऐसा होता है, इसलिए नहीं होता है ऐसा क्योंकि जो हमारे बेसिकली ब्लड जो होती है, हमारी ब्लड जो होती है वो सेल्स को कभी भी टच नहीं करती है। तो बोलोगे अच्छा, ब्लड हमारे सेल्स को टच नहीं करती है तो फिर हमारा जो हमने जो हार्मोन निकाला था, हमने जो बेसिकली ऑक्सीजन रखा था, हमने जो बेसिकली न्यूट्रिशन रखा, वो सब सेल्स के पास कैसे जाएंगे, बताओ कैसे जाएंगे सेल्स के पास, टच ही नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, ब्लड के पास बेसिकली जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है, पानी वाला पोर्शंस होते हैं, वो प्लाज्मा का कुछ पार्ट जो होता है वो यहाँ से बाहर निकलता है ब्लड से, मतलब कि बेसिकली ब्लड की कैपिलरी से वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये फ्लूइड जो होता है कैपिलरी से बाहर निकल के ये सेल्स के पास जाता है और फिर यहाँ से यहाँ चीज़ें जो है उसको न्यूट्रिशन मिल जाती है, ठीक है। तो फिर ऐसे क्या होता है, जो हमारे बेसिकली कैपिलरी से जो फ्लूइड निकलता है और वो सेल्स के पास जाता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। बिल्कुल भी नहीं, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको हम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो बेसिकली हमारे सेल्स के पास गया, इसको वो खाना दे दिया, ठीक है। अब वो खाना दे दिया तो खाना देने के बाद अब ये फ्लूइड फिर वापस चला जाएगा, मतलब कि इस फ्लूइड ने ऑक्सीजन लेकर के आया था किसके पास, सेल के पास। सेल को इसने ऑक्सीजन दे दिया और बदले में CO2 वो सेल से लेकर के वो ब्लड में चला गया। लेकिन सारा का सारा प्लाज्मा जो बाहर निकलता है, जिसको हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा है, वो सारा का सारा वापस नहीं जाता है। कुछ पार्ट जो होता है वो अपना एक अलग ही कैपिलरी बना लेता है, मतलब कि वो चुरा लेता है। कैसे हम चोरी कर लेते हैं, जैसे मान लो किसी ने हमें बर्गर ला के दिया, ठीक है, कि ये 4 बर्गर और 2 आदमी को बांट दो, मतलब कि 2-2 बांट दो। तो हमने क्या किया, हमने 2 आदमी को 1-1 बर्गर दिया और 2 बर्गर हमने खुद रख लिया ना, किसी को पता बताना नहीं मत ये बात, ठीक है। मान लो हमने रख लिया, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ से बेसिकली 100% तो यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलता है, मतलब पूरा 100 तो पूरा खाली तो ट्यूब नहीं हो जाएगा, बेसिकली जितना निकला वो 100% हम मान लेते हैं उसको, इसमें सिर्फ 70% ही वापस गया और 30% जो होता है वो अपना एक अलग ही रास्ता बना लेता है, ठीक है। और वो एक अलग रास्ता बनाता है, डैट वेजल्स इज कॉल्ड, मतलब जो अलग वेजल्स बनाता है, जो अलग ट्यूब बनाता है, उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिम्फ वेजल्स। क्या बोलते हैं उसको, लिम्फ वेजल्स। और लिम्फ के अंदर जो फ्लूइड होता है, बेसिकली उस लिम्फ वेजल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं। तो बेसिकली जो अलग वेजल्स बनाता है, तो यही फ्लूइड कहाँ चला गया, ये जो फ्लूइड था जो हमारे ब्लड से फ्लूइड निकला था, उसने सेल को जो ऑक्सीजन दिया था और वापस जो गया था, तो वापस तो पूरा गया नहीं, कुछ परसेंट तो इधर ही रह गया। जो परसेंट इधर रह गया वो अपना एक अलग ही ट्यूब बना लिया। तो अब उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अब उसको लिम्फ बोलेंगे। मतलब यहाँ पे आते हैं इसका नाम बदल गया, क्योंकि पहले ये तो प्योर था, अब तो ये चोरी का सामान हो गया, तो नाम बदल देंगे ना भाई, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो गया, अब इसका नाम हमने लिम्फ रख दिया है। क्लियर, ओके। अब ये लिम्फ करता क्या है, राइट।
अब जो लिम्फ आया है, लिम्फ करता है क्या है, लिम्फ जो होता है ये जर्म्स को मारता है। कैसे मारता है, देखो ये हमारा लिम्फ था, ठीक है, लिम्फ अंदर में लिम्फ भरा हुआ था। अब क्या होता है, लिम्फ के कहीं कहीं पे बड़े बड़े चेकिंग सेंटर होते हैं, नोड्स होते हैं। इस नोड्स में WBC बैठा होता है, मतलब कि मानो WBC इस नोड्स में जॉब कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से पानी आया, मतलब कि लिम्फ वेसल्स आया, WBC बोलेगा रुको पहले मुझे चेक करने दो तुम्हारे पास सारा चीज़ है कि नहीं है, कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं घुस रहा अंदर। तो ये इसको बेसिकली चेक करेगा। देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है लिम्फ में ना, मतलब कि ब्लड के थ्रू लिम्फ में ना कोई जर्म्स चला आता है, मतलब जर्म्स हमारे बॉडी में घूमते घूमते वो लिम्फ तक पहुंच जाता है। और जैसे ही WBC उसको देखता है, WBC का काम है किल करना। और WBC कहाँ होता है, लिम्फ के नोड पे होता है, मतलब कहीं कहीं पे ना ऐसे नोड बना के रखता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये ऐसे ऐसे नोट्स बना के रखता है। तो इस नोट्स में WBC चेक करेगा लिम्फ को, और उसके बाद फिर ये वापस कहाँ भेज देगा, फिर ये वापस भेज देगा उसी ट्यूब में, फिर ये भेज देगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिम्फ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, लिम्फ लगातार जो होता है, लगातार लिम्फ को, लिम्फ के नोड्स जो होते हैं वो चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई लिम्फ में कोई जर्म्स तो नहीं आ गया है, कहीं कोई बॉडी में कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया है। तो बेसिकली लिम्फ में WBC बैठे होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, वो उसको खा जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर, अब भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें, उसके लिए फिर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन लिम्फ में आपको इतना जानना ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा है आपको, अच्छा लगा है ना, तो आपको जैसा लगा है ये वीडियो, ये लेक्चर्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ओके। चलो लाइक भी कर दीजिएगा, तुम ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर लाइक करना ना करना वो आपकी पसंद है, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, लेकिन करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। खैर हम आगे देखते हैं। खैर तो लिम्फ जो होता है वो फ्लो क्या करता है, लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट। ये सब बात मत सुनो क्या क्या कह रहा है, इसको बस समझ लो। इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। येलो कलर का फ्लूइड होता है, कहाँ से निकलता है, ब्लड की कैपिलरी से निकलता है। इंटरस्टिशियल स्पेस, ये सब कह रहे हैं ना, जो मैंने कहा वही सब बात ये लिखा हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, अब बात कर रहा है कि हमारे अपने हमने कहा था कि ब्लड वेसल्स होते हैं, बताया था 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, कैपिलरी होता है। कैपिलरी होता है जिसके बारे में ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैपिलरी के बारे में हम नहीं पढ़ते, जितना कहा रहा है हम उसी की बात करते हैं, ओके। तो आर्टरीज ऐसे वेसल्स होते हैं, आर्टरीज ऐसे ट्यूब्स होते हैं, ऐसे वेसल्स होते हैं जिसमें पता है कैसे ब्लड रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि वैसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत सारा मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ठूस ठूस के रखा हुआ है, दैट्स ब्लड इज कॉल्ड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो वेन्स क्या करता है फिर, तो वेन्स जो होता है ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, ये वैसा ब्लड होता है जिसमें CO2 ठूस ठूस कर रखा होता है, मतलब कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है वो ब्लड हो जाएंगे ऑक्सीजनेटेड। उसको कौन लेके जाएगा, उसको आर्टरी लेके जाएगा। जिस ब्लड में CO2 ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ठीक है। और वो किससे ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा वेन्स के अंदर से। तो कहोगे अब कैपिलरी क्या करता है, कैपिलरी में O2 भी ट्रैवल कर सकता है और CO2 भी ट्रैवल कर सकता है, अंडरस्टैंड। तो कैपिलरी में दोनों चीज़ ट्रैवल कर सकता है, ओके। खैर तो अब हम बात करते हैं आर्टरीज हमारा दिखता कैसा है। तो आर्टरीज ना मोटा होता है, मतलब कि ना थिक होता है। जैसे आप मान लो आपके पास कोई पेपर है, पेपर पतला है कि मोटा है, पतला पेपर होगा, ठीक है। आपके कॉपी का कूट भी होगा, कूट मोटा है, कहोगे थिक है। तो वैसे ही हमारी आर्टरीज जो होती है वो मोटी होती है, वो थिक होती है और इलास्टिक भी होती है, लमड़ती भी है हमारी आर्टरीज जो है। लेकिन वेन्स जो होता है वो कैसा होता है, वो थिन होता है, मतलब पतला सा होता है, हमारी बिल्कुल पेपर की तरह पतला होता है वो, और वो कम लमड़ता है, कम इलास्टिसिटी उसमें होती है, ओके। चलो ठीक है। अब एक और चीज़ है डीपेस्ट और सुपरफिशियल। जो हमारे आर्टरीज होती है वो ना हमारे बेसिकली बस ये हमारे मसल्स के नीचे होती है, ठीक है, या मसल्स के अंदर होती है, उसके नीचे होती है। ये ऊपर स्किन के आसपास नहीं घूमती रहती है। जैसे कि आपको जैसे ही अपने आपको व्रिस्ट दिखेगा, व्रिस्ट के ऊपर देखिए, क्या आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर के, ग्रीन ग्रीन कलर के वेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, नस दिख रहा है, वो आपका वेन है। तो वेन कैसा होता है, वो सुपरफिशियली होता है, ऊपर में होता है।
और आर्टरी कहाँ होता है, अंदर में होता है, ठीक है, वो हमें बाहर में नहीं होता है। अच्छा, आर्टरी पता है 2-3 जगह पे ही सिर्फ बाहर होता है। जहाँ पे आप पल्स चेक करते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पल्स चेक करते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं उस पल्स को काट करके, वहाँ पे जो आर्टरीज होते हैं। तो आप पता है सारे आर्टरीज अंदर में होते हैं, एक आध 2 आर्टरीज ही बाहर में होते हैं। जैसे कि हमारे जो रिस्ट के पास जो आर्टरी होता है बस वही बाहर में होता है, और 1-2 जगह और भी होता है बाहर में। बाकी उसके अलावा जितनी भी आर्टरीज है सब कहाँ होंगे, सब हमारे बेसिकली स्किन के, बेसिकली हमारे मसल्स के अंदर में होते हैं, बाहर में नहीं होते हैं। अब कहोगे ऐसा क्यों होता है, वो अंदर में क्यों होते हैं, बाहर में क्यों नहीं होते हैं? तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का फ्लो जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, ब्लड का फ्लो। क्योंकि हमारा जो हार्ट जो पंप करता है ना, ये हमारा हार्ट जो पंप करता है, तो पंप करने के बाद जो ये जो ब्लड निकालता है तो वो आर्टरीज में वो ब्लड जाता है, वेन्स में नहीं जाता है, ठीक है। वेन्स तो ब्लड लेकर के आता है हार्ट में, ठीक है, वेन्स हार्ट में ब्लड लेकर के आता है, ओके। और हमारे हार्ट से जो ब्लड बाहर निकलता है वो आर्टरी के थ्रू बाहर निकलता है। तो हार्ट पुश किया तो बहुत ज़ोर से प्रेशर आता है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर, ओके। तो इसी प्रेशर की वजह से आर्टरी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और इसीलिए वो अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारी जो बेसिकली वेन्स होती है उसमें ना ब्लड बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, इसीलिए वो ऊपर में है। और आर्टरी में बहुत फास्ट हमारा जो ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए वो डीपेस्ट में है, वो अंदर में है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओके, सेम आ गया फिर। चलो अब हम क्या देखेंगे कि अब ये दिख रहा है, ये पता है क्या है कि कैसे हमारी जो हार्ट होती है वो कैसे बेसिकली हार्ट में ब्लड कैसे आता है, फिर वो ब्लड में ऑक्सीजन कैसे मिलता है, फिर वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे जाता है, वो सब हम इस डायग्राम से समझेंगे। उससे पहले आपको हार्ट का डायग्राम देखना है, चलिए हम डायग्राम एक बार देख ही लेते हैं। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट में बेसिकली हमारी जो ह्यूमन हार्ट होती है वो 4 चेम्बर में बटा होता है। आपने पढ़ा होगा वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, पढ़ा होगा आपने। 2 चेम्बर हमारे ऊपर में क्या होता है, उसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं और एट्रियम भी बोलते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, क्या है ये, इसको हम, ये अपर 2 चेम्बर होते हैं जो कि छोटा होता है। फिर नीचे लिखा होगा वेंट्रिकल, ये देखिए नीचे में है ना वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल लिखा हुआ भी होगा यहाँ पे वेंट्रिकल, ओके। मैं फिर से दिखाती हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे वेंट्रिकल, ओके। तो वेंट्रिकल यहाँ से यहाँ तक ये वाला हमारा 2 वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे और यहाँ पे है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, ओके। चलो तो हमारे ऐसे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, ओके। अब मैं इस चेम्बर में कौन क्या करता है उसके बारे में बताती हूँ, ओके। देखिए तो ये हमारा हार्ट है, लिखा हुआ नीचे हार्ट, ओके। हार्ट में हमारे 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाले को, नीचे में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सबके नाम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में, आपका ये होमवर्क है, सबको कमेंट बॉक्स में इस हार्ट में जितने भी नाम्स होते हैं, जितने भी नेम्स होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल, सबके आपको नाम लिख के कमेंट में लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप सबको पिटाई लगेगी फिर, ठीक है। क्योंकि आप सब कमेंट में आंसर सब बच्चे नहीं लिखते, इट्स वेरी बैड। आप सबको आंसर लिखना है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप सब पढ़ाई कर रहे हो, आप सब मुझसे कनेक्टेड हो। देखो आप मुझे पसंद करो या ना करो, इज़ नॉट अ बिग मैटर, लेकिन अगर आपको मुझसे पढ़ना है, अगर आपको मुझसे खुद को कनेक्ट करना है तो फिर आपको मेरी कुछ बातें माननी पड़ेगी, आपको मुझसे कनेक्ट करना ही पड़ेगा बिना चाहे भी, ठीक है। और वैसे अगर आप मुझसे कनेक्ट करोगे तो फ़ायदा तो इसमें आपका ही है ना, ठीक है। चलिए और देखिए लाइफ में ना हमें ना हमेशा ना वो चीज़ करना चाहिए जिससे मतलब कि खुद को भी खुशी मिले और सामने वाले को भी खुशी मिले। पता है उससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और बस हम सबके फेवरेट हो जाते हैं, ओके। चलिए काम करते हैं इस टॉपिक को, फिर कैरी ऑन करते हैं। तो वैसे करें 2 चेम्बर होते हैं, राइट और लेफ्ट, दिख रहा है आपको, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। अब क्या होता है कि हमारी जो पता है बॉडी की जो हमारी राइट वाली पोर्शन होती है, अपनी बॉडी को देखिए, दाएं वाला पोर्शन देखिए, ठीक है। दाएं वाले पोर्शन में होता है अक्सर हमारी जितनी भी वेन्स वगैरह होती है वो वहाँ से क्या करती है, जो वेन्स वगैरह में क्या फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, मतलब वैसे ब्लड फ्लो होती है जिसमें ऑक्सीजन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हमारी बॉडी के राइट पार्ट से जितनी भी वेन्स होते हैं वो सभी वेन्स जो होते हैं आकर के हार्ट के एट्रियम से कनेक्ट करते हैं। दिख रहा है बॉडी का राइट पार्ट है, यहाँ से मेन वेन से क्या हो गया, ये ब्लड किस में गया, ये ब्लड हमारे राइट एट्रियम में गया,
राइट एट्रियम में ब्लड गया, ब्लड यहाँ पे आकर के भर गया एट्रियम में। जैसे ही ब्लड में आके जैसे इसमें आके ब्लड भरा तो हार्ट एक बार क्या किया, इसने अपना ढक्कन खोल दिया। यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो खाली जगह दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला फिल होता है वैसे ही फिल होते हैं, यहाँ पे ढक्कन जो होता है वो खुल जाता है और सारा ब्लड जो होता है हमारे राइट वेंट्रिकल में आकर के फिल हो जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में फिल हो गया तो हार्ट बोलेगा किस मुँह से तुम आए हो, तुम्हारे पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है, जाओ पहले हार्ट जाओ, पहले लंग्स के पास जाओ, इसमें अपने ब्लड में ऑक्सीजन मिलाओ, फिर वापस आना, तो मैं तुम्हें फिर से बॉडी में भेज दूंगा। तो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। तो बेसिकली राइट वेंट्रिकल पुश करेगा, बेसिकली ये खुद को पुश करेगा और पुश करते ही क्या होगा, यहाँ के जितने भी ब्लड्स होते हैं राइट वेंट्रिकल में, जितने भी ब्लड फिल किए हुए होते हैं वो सारे ब्लड जो होते हैं वो लंग्स के पास चले जाते हैं, ठीक है। और जिस आर्टरी के थ्रू जाते हैं दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी आर्टरी। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे आर्टरी क्यों लिखा हुआ है, आपने तो जस्ट कहा था कि जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो सब के सब किससे फ्लो करते हैं, वो सब के सब वेन्स के थ्रू फ्लो करते हैं। नीचे भी लिखा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टरी लिखा हुआ है। ऐसा क्यों, देखो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि हार्ट से जो हमारी इम्प्योर ब्लड जो लंग्स तक लेके जाती है वो हमारे बेसिकली इम्प्योर, मैंने क्यों कहा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है, ना कि वेन। क्लियर। तो ये एक एक्सेप्शन केस है जो आर्टरी हमारे इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी कर रहा है। ओके, तो कैरी करके किसके पास लेके जाएगा, कैरी करके ये लंग्स के पास ये लेकर के जाएगा। ओके, अब लंग्स के पास पूरा ब्लड आ गया, अब लंग्स के पास तो ऑक्सीजन है क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा नोज़ है, नोज़ से हमने क्या किया बताया था, हमने ऐसे ऑक्सीजन ली था। मैंने एनिमेशन अब सबने देखा है, एनिमेशन नहीं देखा सबको मार लगेगी, सब जाएगी, पहले एनिमेशन देखिए उसके बाद आपको ये ज़्यादा से समझ में आएगा। अच्छा एक काम किया, एनिमेशन बाद में देख लीजिएगा, अभी आप इसको कैरी ऑन कीजिए सब, लेकिन सब लोग एनिमेशन देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने दिखाया था नोज़ है, नोज़ से हमारा जो बेसिकली क्या होता है, एयर आता है, एयर लेते हैं, वो एयर हमारे लंग्स में जाता है, ठीक है, लंग्स में जाता है, लंग्स में एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई होता है बेसिकली। तो यहाँ पे लंग्स में O2 भर गया, बाहर से हमने एयर लिया ना, एयर में क्या भरा हुआ था, एयर में बहुत सारा चीज़ था, एयर में O2 भी था, O2 हमारे काम का है। तो लंग्स में हमारे O2 गया और लंग्स के आसपास में क्या है, ब्लड है, ठीक है, ठीक है, ब्लड है लंग्स के, मतलब लंग्स के बेसिकली आप ये कह सकते हो, ठीक है, लंग्स के पास यहाँ पे ब्लड है। तो यहाँ से O2 जो होता है वो कैपिलरी में चला गया, लंग्स के पास जो कैपिलरी थी उस कैपिलरी में O2 चला गया और फाइनली ये अपने वेन्स के थ्रू ये हार्ट में वापस भेज देगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। देखो हमारे लंग्स के पास रहता है, क्या रहता है, हमारे लंग्स के पास जो होता है वो ऑक्सीजन रहता है। क्लियर। अब यहाँ से CO2 रिच वाला ब्लड, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लड आके रो रहा है, बोल रहा है भाई मेरे को ऑक्सीजन दे दो। तो अब एल्वियोलाई बोलेगा ठीक है मैं दे देता हूँ, तो ये इसे ऑक्सीजन दे देगा। अब बोलेगा एल्वियोलाई, क्या बोलेगा, अब हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो ये बोलेगा कि सुनो मेरे पास CO2 बहुत सारा है, रख लो इसे। तो क्या करेगा, ये एल्वियोलाई को CO2 दे देगा। मतलब एल्वियोलाइसिस ने क्या लिया, एल्वियोलाइसिस ने O2 लिया, लंग्स में होता है एल्वियोलाई, ठीक है, लंग्स से इसने O2 लिया और अपने कैपिलरी से इसने CO2 लंग्स में वापस भेज दिया, ठीक है, ऐसे ही किया। तो यहाँ पे लंग्स में जैसे ही आया इसको ऑक्सीजन मिल गया, जितने भी ब्लड्स थे ना यहाँ पे सबको ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीडेटेड हो गया, तो अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में चले गए, फिर से ये लेफ्ट एट्रियम में गया, पहले ये राइट में गया था, अब ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के पास फिर एक ढक्कन है, फिर ये ढक्कन खुलेगा, फिर ये वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर ये पुश करेगा, फिर हमारा हार्ट एक बार जोर से धक्का लगाएगा, जोर से चिपकेगा, पुश करेगा। अब पुश करते ही क्या होगा, यहाँ पे जितने भी इसके पास जो नीचे में यहाँ पे मेन अरोटा होता है, आपने देखा होगा, हमारे हार्ट के पास से एक ऐसा ट्यूब निकलता है जिसको हम अरोटा कहते हैं, आपको जस्ट डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये वही अरोटा नीचे बना हुआ है, यहाँ पे अरोटा बेसिकली, तो ये अरोटा है। अब ये अरोटा से क्या होगा, अरोटा से पूरे बॉडी के पार्ट्स में हमारे जो ब्लड हैं, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं, पूरे बॉडी में फिर ये फैल जाएगी, ठीक है।
तो अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर हमारे टिश्यू को दे देगा, क्या दे देगा, टिश्यू को दे देगा, फिर वहाँ से CO2 ले लेगा। तो ये काम फिर बार बार चलता रहेगा। अब फिर ऐसे ही ये बार बार हमारे पूरे बॉडी में ही हमारा ब्लड ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, पता है इस डायग्राम का नाम देखो, क्या लिखा हुआ है, डायग्राम शो द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लड को सर्कुलेशन शो कर रहा है। अब पता है इस सर्कुलेशन को एक और नाम देते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डबल सर्कुलेशन, लिखा हुआ है यहाँ पे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब कुछ नहीं, जब हमारे बॉडी में जब ब्लड 2 बार ट्रैवल करता है हार्ट से, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये हमारा क्या है, हार्ट है। एक बार पूरे बॉडी से ये इम्प्योर ब्लड लेकर के आया, हार्ट में गया। दूसरी बार ये लंग्स से होते हुए फिर हार्ट में गया और फिर ये बॉडी में गया। तो देखिए इसने एक साइकिल में हमारे हार्ट के पास ब्लड कितना बार क्रॉस किया, 2 बार क्रॉस किया। एक तो इम्प्योर ब्लड आया, ठीक है, और एक प्योर होकर फिर इसी में आ गया, फिर ये पुश किया तो ये बॉडी में गया। तो 2 बार गया ना, एक बार यहाँ पे से गया, एक बार यहाँ से गया, 2 बार आ गया। तो उसी को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। और कुछ नहीं, हम लोग बहुत सारा खपाते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है, नहीं होता है, हम बहुत टेंशन ले लेते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस टॉपिक में कुछ नहीं था, आई थिंक ये सब कुछ क्लियर हो गया है। ओके, ये देखिए अब हार्ट का थोड़ा सा देख लीजिए, अरोटा कैसा होता है। देखिए मैंने बोला था अरोटा होता है, यहाँ पे अरोटा, यहाँ पे ये हमारा हार्ट है, यही हम हार्ट बनाते हैं अक्सर फिल्म वगैरह में, धक 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 करता है दिल, ठीक है। ऊपर में ये हमारा 2 एट्रियम है, यहाँ पे 2 वेंट्रिकल्स है, और ये यहाँ पे अरोटा है। इसी के थ्रू जो होता है, क्या होता है, हमारा ब्लड, हमारा वेंट्रिकल्स पुश करता है, और पुश करते यहाँ से जितने भी प्योर ब्लड्स होते हैं वो सभी के सभी पूरे बॉडी में ट्रैवल हो जाते हैं। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। और ये आप देख रहे हो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये सब कुछ नहीं, इसलिए ये सब बेसिकली इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, डीऑक्सिजन ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में नहीं आया है, और ये समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। और अगर आप मेरे लेक्चर्स और भी लेक्चर्स चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर से मैंने कहा कि इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में या फिर इसके आई बटन में देखिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, बहुत सारे लिंक्स दिए होंगे, ब्लू कलर के हाईलाइट किए होंगे लिंक्स, ठीक है। उस पर आप क्लिक करते ही आपको जो इसकी पहले की वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब लिखा हुआ है, आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा सारे के सारे लेक्चर्स, उनको भी आप देख लीजिए, ताकि आपकी पूरे जो सेशन है कंप्लीट रह पाए, चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहे, आपसे इससे एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बिल्कुल, आपको मुझसे पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, चलिए ये हम समझ गया। चलिए अभी काम करते हैं, अब हम हार्ट एनिमेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं देखती हूँ आप लोग कमेंट करते हो या नहीं करते हो, कमेंट करिए। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के नेम पूछा था, सबको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि मतलब जो और बच्चे हैं जिनको चैप्टर समझने में बहुत दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, आप उन्हें शेयर करेंगे तो क्या होगा, उनकी हक में थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि बोलती नहीं है, आप अपना कर्म कीजिए, वो कर्म वापस लौट के फिर आपके पास ही आएगा। आप किसी के साथ अच्छा कीजिएगा तो लाइफ में आपके साथ खुद अच्छा होगा, ठीक है। तो अच्छा करने से ही अच्छा होता है, बिकॉज आप जो अच्छा करते हैं वो आपके भगवान के घर में, आपके ईश्वर के घर में, आपके अल्लाह के घर में वो चीज़ लिखा जाती है, फिर वो वापस आपको उसकी बरकत ज़रूर मिलती है। थैंक यू।